मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। सुना आपने? जो आज ही उसकी बीवी बनकर उसके रूम में आई थी, सोलह श्रृंगार की उसकी सेज सजाए बैठी थी, मुंह दिखाई में वो उससे तलाक मांग रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? वो उसे बाजू से थामे पकड़कर झंझोड़ गया, जबकि रामिश का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने के लिए बेचैन हुआ। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक दें अर्जुन भाई। वो बेदिहानी में उसे भाई कह गई, जो कि उसकी बचपन की आदत थी। अगले ही पल अर्जुन उसके होंठों पर झुकता उसे इस बात की सजा दे गया था। वो बहुत जोर से मचली थी और बुरी तरह झटपटाते खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हिचकियां ले गई। अर्जुन उसे भाई का मतलब अच्छे से समझा था, उसके होंठों पर हल्का सा कट देकर पीछे हटा था। आगे से अगर अपनी जबान को अर्जुन तक ही सीमित रखोगी तो अच्छा होगा। अपनी इस पुरानी आदत को भूल जाओ, वरना 9 महीने के बाद अपना बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा करते तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। अर्जुन ने अपनी शेरवानी एक तरफ उछालते अपनी शर्ट के बटन खोले, क्योंकि उसे बहुत घुटन का एहसास हो रहा था। 9 महीने? रामिश अपने होठों को रगड़ती उसकी तरफ तंजिया अंदाज में देखने लगी। यहाँ 9 दिन किसने देखे हैं और आप 9 महीने की बात कर रहे हैं? रामिश अपने होठों को रगड़कर उसका दिया हुआ स्पर्श मिटाने की कोशिश कर रही थी, और ये सब देखकर अंगारों पर जला था। और अगले ही पल फिर से उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को अपनी पकड़ में लेकर इस बार उसकी सिसकियों का गला घोंट गया था। उसकी रुकती सांस महसूस करके वो जरा सा पीछे हटा था। आगे से मेरा दिया हुआ स्पर्श मिटाने की कोशिश की तो बहां बहां अपने प्यार की निशानियां लगाऊंगा कि समेट नहीं पाओगी। वो सख्त अंदाज में घूरते झटके से उसकी कलाई छोड़ गया। बहुत बुरे हैं आप। अपने होठों पर होती जलन को महसूस करती वो उसकी तरफ शिकवा भरे अंदाज में देखते हुए बोली, जबकि अर्जुन ने सर झटकते बाथरूम का रुख किया था। उसे जाते देख रामिश ने गुस्से से लहंगा संभाला और बिस्तर पर ढह सी गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने उसके होठों को इतनी बेदर्दी से निशाना बनाया था। वो तो पहले जब भी सामने आता था बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करता था, इतने प्यार से बात करता कि हर कोई उसकी बात सुनता था। कभी उसने जिंदगी में ऊंची आवाज में बात तक न की थी, और आज जब एक हादसे की वजह से वो उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई थी तो वो अपनी शराफत भुलाकर बेबाकी पर उतर आया था। लेकिन रामिश भी सोच चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। झट से उठती वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। अर्जुन बाहर आते कमरे में उसे न पाकर ड्रेसिंग रूम का बंद दरवाजा देखकर गुस्से से गहरा सांस लेकर रह गया था। फिर दराज से सिगरेट की डिब्बी निकालकर लाइटर से सिगरेट सुलगाने लगा और बालकनी में चला गया। आज सब कुछ कितना जल्दबाजी में हुआ था। उसे तो अब तक ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने तो कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि जिस घर में वो गैरों की तरह रहा था, इस घर की बेटी से शादी करके इस घर में हमेशा के लिए रह जाएगा। रामिश को कभी उसने गलत नजर से नहीं देखा था, क्योंकि रामिश की तो मंगनी बचपन से ही तय थी। विनीता आंटी ने अपने बचपन की सहेली के बेटे से उसका रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि उनकी सहेली कौशल्या को ब्लड कैंसर था। और जब उन्हें ये खबर पता चली थी तो वो बहुत रोई थी। उस समय उनका बेटा हार्दिक सिर्फ 7 साल का था और रामिश 4 साल की। वो अपने बेटे हार्दिक को किसके हवाले करके जाती? ऐसे में उन्हें विनीता का ही ख्याल आया था। उन्होंने विनीता के सामने हाथ जोड़ दिए कि मेरे बेटे को अपना लो विनीता, मुझे पता है तुम्हारी गोद में उसे ममता का सुकून मिलेगा, तुम उसे कभी गैर नहीं समझोगी। मेरे जीते जी विनीता और रामिश की मंगनी कर दो, जिससे कि मुझे सुकून रहे कि मेरा हार्दिक कभी अकेला नहीं रहेगा। और अपनी बचपन की सहेली जो उनकी जान थी, विनीता ने कौशल्या के हाथ थाम लिए। कौशल्या, तुम्हारी बात सर आंखों पर, मैं वादा करती हूँ तुमसे, अपनी रामिश की शादी तुम्हारे हार्दिक से ही करूंगी। और यूं कौशल्या जी सुकून से अपनी मौत का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि अब उन्हें अपने जाने का कोई गम नहीं था। रामिश भी कौशल्या जी का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करती थी। लेकिन हार्दिक से कभी फ्री ना हुई थी। इस मंगनी को उसने कोई इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो हार्दिक को लेकर कोई ख्वाब सजाती। लेकिन फिर भी उसने ये तो सोच लिया था कि उसकी शादी हार्दिक से ही होगी, और वो हार्दिक की है। और इसीलिए उसने कभी कहीं दिल लगाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उसका मानना था अगर वो हार्दिक की है तो हार्दिक की ही रहेगी, भले वो उसके लिए कुछ फील करती या न करती। लेकिन जरूरी तो नहीं कि शादी से पहले मोहब्बत जरूरी हो, शादी के बाद भी मोहब्बत हो सकती है। यही सोचकर उसने अपने आप को सिर्फ हार्दिक के लिए बचा कर रखा था। लेकिन बहुत जल्दी एक कयामत टूटी थी। जब हार्दिक और रामिश की शादी का दिन आया तो रामिश के सारे सुकून और खुशियों को किसी की नजर लग गई थी,
क्योंकि बारात नहीं आई थी। हार्दिक किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया। हार्दिक के पापा और हार्दिक की सौतेली माँ ने आगे बढ़कर अपने किए की माफी मांगी थी, लेकिन रामेश का सामना न कर सके। रामेश की आंखों से आंसू फिसल पड़े थे। इस कदर बेइज्जती उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे धुतकार दिया गया था, उसकी इज्जत को पैरों में रौंद दिया गया था। उसे हार्दिक से ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं थी तो पहले ही मना कर देता। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। वो वहीं पास पड़े सोफे पर बैठकर रो पड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू देखकर रामेश के ताया विनोद जी तड़प उठे थे। उन्होंने हमेशा रामेश को अपनी बेटी से बढ़कर माना था, बहुत प्यार करते थे उसे। उसकी आंखों में आंसू देख ना पाए और तभी उन्होंने एक नजर उठाकर कोने में खड़े अर्जुन की ओर देखा था। अब वही उनकी उम्मीदों का आखिरी सहारा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर किस हक और किस रिश्ते से वो अर्जुन से कहते कि तुम आगे बढ़कर रामेश को संभाल लो, उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने नाम कर लो। अर्जुन से उनका रिश्ता ही क्या था, वो तो किसी और की अमानत था, और जब तक उसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते वो उन्हें अमानत समझकर ही संभाल रहे थे। अर्जुन बहुत छोटा था, लगभग 3 साल का, तब वो उसे एक स्टेशन पर मिला था। रोते हुए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। विनोद जी जो अपने घर वापस आ रहे थे, छोटे से बच्चे को देख छोटे से बच्चे को देखकर तड़प उठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया था। उन्होंने इधर उधर आवाज भी लगाई। लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। उन्होंने आसपास जाकर पता करवाया कि किसी का बच्चा हो तो ले जाए, लेकिन पता नहीं वो किसी से बिछड़ गया था या फिर कोई जानबूझकर उसे वहां छोड़कर चला गया था। विनोद जी को कुछ समझ न आया। पहले सोचा कि पुलिस स्टेशन जाकर बच्चे को वहां छोड़ देता हूँ, उसके माँ बाप आएंगे तो खुद ही ले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका दिल उस मासूम में अटकने लगा था। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर खबर तो कर दी थी, लेकिन साथ ही इंस्पेक्टर से यह भी कह दिया कि ये बच्चा तब तक मेरे पास रहेगा जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते। अगर इसके माँ बाप आते हैं तो उन्हें खबर कर देना और वो मेरे पास से ले जाएंगे। उन्होंने अपना नाम पता सब कुछ पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया था और यूं वो नन्हे से मासूम अर्जुन को घर ले आए थे। और तब से लेकर अब तक वो अर्जुन को किसी और की अमानत समझकर संभाल रहे थे कि पता नहीं कब उसके माँ बाप उसे लेने आ जाएं। उन्होंने अर्जुन की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे हमेशा अपने सगे बेटे की तरह पाला था। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उन्हें अर्जुन में ही अपनी औलाद की झलक नजर आती थी। अर्जुन भी उन्हीं लोगों को अपना मानने लगा था। उसे तो अपने असली माँ बाप का चेहरा तक याद न था, फिर वो कैसे अपने असली माँ बाप का दुख मनाता। और जब रामेश पर यह मुसीबत पड़ी तो विनोद जी ने उसे एक नजर उठाकर देखा था और उनकी नजरों में क्या कुछ नहीं था। अर्जुन एक नजर में सब कुछ भाप गया था। और जब आगे बढ़कर विनोद जी ने उसके हाथों को थामते हुए रामेश से शादी करने के लिए कहा तो वो गुमसुम हो गया, लेकिन उनकी बात को मानते हुए उसने अपना सर झुका दिया था। लेकिन विनोद जी की पत्नी सुमित्रा जी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। उन्होंने भी अर्जुन को अपने बेटे की तरह ही गोद में समेटा था। उनकी अर्जुन से बड़ी उम्मीदें थीं। उनकी ममता को सुकून मिला था अर्जुन से। वो तो मानती ही नहीं थी कि अर्जुन किसी और का बेटा है, वो उसे अपना ही बेटा मानती थी और उसके हवाले से न जाने कितने सपने सजा लिए थे। और जब विनोद जी ने ये फैसला किया तो वो गुस्से से बल खाकर रह गई थी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लड़की पहले ही देख रखी थी। उनके भाई की बेटी थी और सब जानते थे अर्जुन की शादी रोशनी से ही होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कोई कुछ भी न कर सका। अर्जुन की जोड़ी तो रामेश के साथ बनी थी, तो फिर वो रोशनी को कैसे मिलता। अभी वो बालकनी में खड़ा आज के हुए हादसे के बारे में ही सोच रहा था। सिगरेट जलते हुए उसकी उंगलियों तक पहुंच चुकी थी। उसे जलन का एहसास हुआ तो जल्दी से सिगरेट छोड़ दी और जूते से मसल दी। उसने गहरा सांस लिया और ग्रिल पर हाथ रख दिए। ठंडी हवा के झोंकों ने काफी हद तक उसे सुकून दिया था। उसने नीचे झांक कर देखा तो नीचे रोशनी खड़ी थी। उसकी नजरों का टकराव रोशनी की नजरों से हुआ था। रोशनी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अर्जुन अपने होंठ भींच गया था और फिर खामोशी से पलटकर कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया, जबकि रोशनी बेदर्दी से अपने आंसू पोंछते अंदर चली गई थी। उसने अंदर कमरे में कदम रखा तो अब बेड पर रामेश को लेटे पाया। वो कंबल को सर से लेकर पांव तक ओढ़े हुए थी। उसे बेड पर लेटे देख उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। वो भी लाइट बंद करता बेड की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास करके रामेश करंट खाकर उठी थी। आप यहाँ नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकता? वो उसकी तरफ मुड़कर बोला। माथे पर कई बल पड़े थे। बस नहीं सो सकते आप यहाँ प्लीज, वो बेबसी से बोली। अपनी जबान को कंट्रोल कर लो रामेश, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सारी रात सोचती रहोगी कि तुम मेरे बेड पर क्यों सोई।
वो अपना तकिया जोर से पटकते आंखें मीच गया। मुझ पर गुस्सा ना करें अर्जुन भा। वो फिर से जबान के जौहर दिखाने लगी थी कि उसकी तेज घूरती निगाहों को महसूस करके एकदम चुप हो गई। रमेश, प्लीज चुप करके सो जाओ और मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना एक ही रात में एक से ज्यादा बार अपना हक ले लिया तो तुम सुबह चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहोगी। वो आज ऐसी बेबाक बातें कर रहा था कि रामेश लाजवाब होती चुप हो गई। आखिर अर्जुन क्यों उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था? खैर, अगर कुछ करना होता तो वो बोलता नहीं, कर गुजरता। वो दिल ही दिल में खुद को समझाती। उससे दूरी बनाकर तकिया सर के नीचे लग रख कर लेट गई थी। उसको चुपचाप लेटा देकर वो भी खामोशी से आंखें मूंद गया। रामेश का चेहरा अर्जुन की तरफ ही था। हल्की रोशनी में वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। वो अपनी आंखें बंद किए लेटा था। 28 साल का अर्जुन बहुत ही खूबसूरत हैंडसम मर्द था। न जाने कितनी लड़कियों की नजर उस पर थी। हालांकि विनोद जी ने यह सच्चाई किसी से नहीं छुपाई थी कि अर्जुन उनका अपना खून नहीं, बल्कि वो उसे कहीं से उठाकर लाए हैं। लेकिन फिर भी किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि खानदान की लड़कियां तो इस बात को अपने लिए गौरव की बात मानती थीं कि अगर अर्जुन उनकी जिंदगी में आ जाए। वो था ही इतना हैंडसम, खूबसूरत और इंटेलिजेंट। उसने विनोद जी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। फिर यूं कहना गलत नहीं होगा कि उसके कदम बहुत ही शुभ साबित हुए थे सिंघानिया हाउस में। जिस दिन से वो आया था उनके घर में खुशियां ही खुशियां छाने लगी थीं। पैसे में, बिजनेस में दिन रात तरक्की होने लगी थी। और सुमित्रा जी तो अर्जुन को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखती थी। बेटा बेटा कहते उनका मुंह न रुकता। उनका इरादा था वो ऐसी बहू लेकर आएंगी जो उनके बड़े फैले बिजनेस को और भी चार चांद लगा दे। और इसीलिए उन्होंने अर्जुन की मंगनी रोशनी से की थी, जो उनकी सगी भतीजी थी। इस तरह उनके दो काम बन जाते। बहू के रूप में उनकी भतीजी उनके घर आ जाती, और दूसरा, रोशनी भी अपने माँ बाप की इकलौती थी। जो कुछ था उसी का था। लेकिन अर्जुन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो सुमित्रा जी का बहुत सम्मान करता था और उनकी बात सर झुकाकर मान जाता था। उसे फिलहाल शादी जैसे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर था। उसने अपने होटल को वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दी थी। उसका बिजनेस हवाओं से बातें कर रहा था। और उसकी ये कामयाबी देखकर जहां सुमित्रा जी खुश रहती, वहीं उनके कभी गरीब देवर की बेटी रामिश ने आकर उनकी खुशियों पर गिरहन लगा दिया था। उसके माँ बाप गरीब थे। विनोद जी ने अपने भैया भाभी की हालत को देखते हुए उन्हें अपने घर पर रखा हुआ था और अपने होटल में अपने साथ लगाए रखते थे, क्योंकि रामिश के पापा भी खुद विनोद जी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। सुमित्रा जी अभी तक गुस्से के मारे बल खा रही थी। तभी विनोद जी अंदर दाखिल हुए तो वो उनकी तरफ घूमी। क्या सोचकर आपने अर्जुन की शादी रामिश से कर दी? आप जानते हैं ना, उसकी मंगनी मैं पहले ही तय कर चुकी हूँ, मेरे भाई की बेटी से। तो फिर आपने कैसे उन दोनों की शादी करवा दी? वो तेज अंदाज में बोली। तुम अपनी टोन को थोड़ा कम रखो। मेरे बेटे की शादी कर दी। आपने मुझे इस फैसले में शामिल करना जरूरी नहीं समझा, और मैं गुस्सा भी न करूं। वो उनके पास बैठती हुई धीमे अंदाज में बोली। अपनी जबान को कंट्रोल करोगी तो ज्यादा सही रहेगा। पहली बात, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो किसी की अमानत है। आज नहीं कल अगर उसके माँ बाप आ गए, उसे लेकर चले गए, तो तुम क्या कर लोगी? और फिर बचपन से लेकर हमने अब तक उसे पाला पोसा है, तो अब उसकी शादी की उम्र है। शादी कर दी तो कौन सा बड़ा अनोखा काम कर दिया मैंने? और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। रामेश की इज्जत हमारी सबकी इज्जत है। अब बस बहस मत करो। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा है। विनोद जी ने बैठ के किराउन के साथ टेक लगाते हुए कहा। ये शादी जरूरी थी या नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं रामेश को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और ये आपने कैसे कह दिया कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं? इतना सा था जब आप उसे लेकर आए थे। अपनी ममता की छांव में समेटा था मैंने उसे। अपनी गोद में खिलाकर अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे अपने सीने से लगाकर अपनी ममता को सुकून दिया है। इस बार सुमित्रा जी की आंखों से आंसू आए थे। विनोद जी को एहसास हुआ उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो सुमित्रा, मेरी बात का गलत मतलब ना लो। हमें सच्चाई को मानकर चलना होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अर्जुन हमारा बेटा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ अर्जुन के आने से हमारी सोनी जिंदगी में बहार आई है, लेकिन सच्चाई को झुटला नहीं सकते। सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे थे। ठीक है, आपने अपने मन की कर ली, लेकिन याद रखना, मेरे अर्जुन की बीवी सिर्फ रोशनी बनेगी। जबकि सुमित्रा जी का ये ख्याल सुनकर विनोद जी दंग रह गए थे। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? अर्जुन की शादी हो चुकी है, और भले रामिश तुम्हारे लिए कोई अहमियत न रखती हो, लेकिन वो मेरे भाई की बेटी है, मुझे बहुत प्यारी है। मैं उसके साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे मेरी वार्निंग समझो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो गुस्से से कहकर उठकर बाथरूम में चले गए थे, जबकि सुमित्रा जी गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई थीं। वो चुप तो हो गई थीं, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे।
वो अर्जुन को देखते देखते सो गई थी। उसकी हल्की सांसों का एहसास करके वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। वो सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा था। सोने का नाटक कर रहा था ताकि उसके सोने का एहसास करके रामेश सुकून से सो जाए। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात थी, वो कितना खुश थी। अपनी 18वीं सालगिरह मनाते हुए खुशी से तालियां बजा रही थी। वो छोटी सी मासूम लड़की थी जो अब अर्जुन की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। अर्जुन ने तो कभी रामेश को उस नजर से नहीं देखा था। फिर कैसे ये सब कुछ हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इसी घर में रहती थी, हमेशा उसकी नजरों के सामने रही थी, लेकिन कभी अर्जुन ने उसे गलत नजर से नहीं देखा था। वो हमेशा उसे भाई भाई कहकर बुलाया करती थी और वो भी तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया करता था। लेकिन आज एकदम से रिश्ता बदल गया था और फिर वो उसके साथ कुछ शरारतें भी कर गया था। जब उसके भाई कहने पर उसने उसके होठों को अपनी कैद में लिया था, ये याद आते ही अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद की थीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने रामेश मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अर्जुन दिल ही दिल में सोचता उसे देखने लगा। मुझे तलाक चाहिए। उसकी कही बात को याद करते हुए अपने होंठ सख्ती से भींच गया। ये डोज भी जरूरी थी अर्जुन। आज ही शादी हुई और आज ही उसे तलाक चाहिए। उसने अपने आप से बातें करते हुए सीधा होकर लेटा था कि अचानक ही रामेश ने करवट लेते हुए थोड़ा सा उसके करीब होकर अपना हाथ उसके सीने पर रखा था और अर्जुन का दिल एकदम से धड़का था। खुद पर काबू पाते उसने धीरे से उसका हाथ नीचे किया था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से करीब हुई थी। इस बार अर्जुन ने थोड़ा गुस्से से उसके बाजू को झटका और उसकी नींद से भरी आंखें खुली थीं। क्या मुसीबत है? सोने दो मुझे। क्यों तंग कर रहे हैं? वो नींद में डूबी आवाज में बोली। मैं तंग नहीं कर रहा, तंग तुम मुझे कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, अपना हक वसूल करूं तुमसे? उसकी बात पर रामेश का दिल सहम गया। वो एक झटके से पीछे हटी थी। बकवास मत करो मेरे सामने। उसकी सारी नींद हवा हो चुकी थी। अगर मेरे करीब भी आए तो मैं क्या मैं अर्जुन ने उसकी बात को बीच में रोका था। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। उसने किचकिचाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे, जबकि अर्जुन की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी थी। अपना साइज और अपनी उम्र देखी है? मेरे गले तक भी नहीं पहुंचोगी। वो उसकी छोटी हाइट और नाजुक से बदन को देखते हुए तंजिया अंदाज में हंसा था, जबकि रामेश खिसियानी सी होकर अपने होंठ काट कर रह गई थी। हालांकि रामेश को इतना तो यकीन था कि वो उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं छुएगा। हालांकि वो कुछ देर पहले अपने होठों पर की गई उसकी शरारत को भूल गई थी। अच्छे पति कभी भी अपनी पत्नियों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो बहुत धीरे और मासूमियत से बोली थी। अच्छा, चलो जबरदस्ती नहीं करता, प्यार तो कर ही सकता हूं ना। वो बहुत ही प्यार से अपना हक वसूल कर लेता हूं। क्या ख्याल है? अगले ही पल वो उसे खींचकर अपने करीब करता उसके 14 तबक रोशन कर गया था। अर्जुन, वो बोलते बोलते रुक गई थी। बोलो बोलो, वैसे भी मेरी जबान कुछ मीठा चखना चाहती है। अर्जुन ने अपने होठों पर अपनी जबान फेरी थी। रामेश ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं कुछ नहीं कहूंगी अब आपसे। आप बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आऊंगी, नींद में भी नहीं। मैं बीच में तकिया रख लूंगी। वो बुरी तरह बौखलाते खुद को छुड़ाती उससे पीछे होती हुई अपना सर तकिए पर रखकर लेट गई। तब वो उसकी तरफ शरारती नजरों से देखकर धीमा सा मुस्कुराया था। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे सावधानी रखोगी और ये तलाक जैसा गंदा शब्द दोबारा अपने होठों पर नहीं लाओगी। मेरे लाने न लाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ दिनों में ही आप मुझे खुद तलाक दे देंगे। वो बहुत ही यकीन के अंदाज में बोली थी। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करने लगा? अर्जुन उसकी तरफ हैरत और गुस्से से देखकर पूछने लगा। क्योंकि टाट में पैबंद अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी हैसियत और औकात का अच्छे से अंदाजा है। वो दर्द भरे अंदाज में बोलती अर्जुन को बहुत कुछ याद करवा गई थी, जिस पर अर्जुन गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था, जबकि उसकी खामोशी पर रामेश को बहुत तकलीफ हुई थी। आंटी प्लीज, आपने वादा किया था कि मैं ही अर्जुन की दुल्हन बनूंगी, फिर कैसे आज वो वादा टूट गया? रोशनी की बातों पर सुमित्रा जी ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची थी। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, ये सब बकती है, क्योंकि अर्जुन और रामेश का कोई जोड़ नहीं। 2 दिन बाद ही वो इस रिश्ते को निभाने का भूत सर से उतर जाएगा, उन दोनों बाप बेटे के सर से। और तुम देखना, जो जिसका होता है उसे मिल ही जाता है। अर्जुन तुम्हारा था, तुम्हारा है और मेरी जान हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मेरी बात अच्छे से याद रखना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दे रही थी, उसका हौसला बढ़ा रही थी। रोशनी अपने आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो नाश्ता कर लो। अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे मुकाबला कैसे करोगी? और वैसे भी उस लड़की में इतनी जान नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके। सो डोंट वरी। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया था।
तो वो हाँ में सर हिलाते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई थी। सुमित्रा जी अपने हाथों से उसे नाश्ता करवा रही थी। अब निकलोगी भी बाथरूम से या अंदर ही रहना है? अर्जुन लगातार बाहर चक्कर लगा रहा था और रामिश थी कि 1 घंटा हो गया था बाथरूम से निकल नहीं रही थी। ऐसे में अर्जुन का गुस्से में आना नेचुरल बात थी, जबकि वो लगातार एक जगह खड़ी अपनी फ्रॉक के साथ उलझी हुई थी जिसकी जिप बंद नहीं हो रही थी। वो शावल लेकर इस वक्त ठंड से कांप रही थी और अपनी गीली फ्रॉक को देखते बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गई थी, क्योंकि बालों से टपकते पानी और कुछ गीले बदन ने उसकी फ्रॉक को गीला कर दिया था, जिसकी वजह से उसे और भी ठंड लग रही थी। और अब जिप में उलझे उलझे वो फ्रॉक इस कदर भीग चुकी थी कि उसके पूरे बदन पर बुरी तरह चिपक कर उसकी खूबसूरती को उभारने लगी थी। अब ऐसे में उसे बाहर निकलते हुए शर्म महसूस हो रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो टॉवल लाना भी भूल चुकी थी और बिना टॉवल के उसने भीगे हुए ही अपने कपड़े पहन लिए थे, इसीलिए फ्रॉक को ज्यादा ही भीग चुकी थी। एक बार फिर जिप से के साथ उलझती वो पूरी तरह रोने वाली हो गई थी। इस चैन को भी अभी उलझना था। रामेश, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम बाहर ना निकली तो मैं दूसरी की लगाकर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाऊंगा। फिर रोती रहना। यार, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं और तुम हो कि बाथरूम में जाकर बैठ गई हो। मुझे भी बाथरूम जाना है, तो आप किसी दूसरे बाथरूम में चले जाएं, मैंने अभी नहीं निकलना। अंदर से रामेश की परेशान सी आवाज आई थी। पागल हो गई हो? जब मेरे रूम में बाथरूम है तो मैं किसी और बाथरूम में क्यों जाऊं? अभी के अभी बाहर निकलो, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। प्लीज प्लीज अर्जुन, अंदर मत आना, मैं निकल रही हूँ, बस 2 मिनट। वो जल्दी जल्दी फिर से जिप को खींचने लगी थी, लेकिन जिप बंद होने को नहीं आ रही थी। तुम ऐसे नहीं आओगी। अब तो अर्जुन की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जैसे ही उसने बाथरूम के हैंडल पर हाथ रखा, उसने झट से दरवाजा खोल दिया। सामने ही वो गुस्से के मारे ज्वालामुखी बना खड़ा था, जो किसी भी वक्त फट सकता था। हटो रास्ते से। वो उसे बाजू से थामकर दूर झटकता खुद बाथरूम की तरफ बढ़ा था कि एक पल के लिए रुक गया। वो अपने कंधों से फिसलती फ्रॉक को मुश्किल से संभाले सीने से थामे हुए थी, जबकि पीछे से उसकी पूरी कमर खुल चुकी थी। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा ड्रेस पहना है तुमने? अर्जुन के खून में गुस्से के मारे चिंगारियां सी उठने लगी थीं। उसने घबराकर अर्जुन की तरफ मुड़कर देखा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली फ्रॉक में पीछे जिप है जो बंद नहीं हो रही। पलकों को उठाती गिराती वो मुश्किल से बोल पाई थी। बंद नहीं हो रही तो क्या इस हालत में बाहर आओगी? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। आप जाए ना बाथरूम। आपने कितना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं बाथरूम जाने की? वो उसे अपने पास आता देखकर जल्दी से 2 कदम पीछे हुई थी कि तभी अर्जुन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींचते हुए अपने साथ लगाया था और वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी। दोनों की धड़कनें तेजी से दोनों की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। अर्जुन अपने आप पर मुश्किल से कंट्रोल करता हाथ पीछे ले जाते उसकी जिप को ऊपर की तरफ खींचने लगा था। जिप शायद अटक गई थी। उसने एक झटके से खींचा तो जिप ऊपर हो गई थी और अब वो धीरे धीरे जिप को ऊपर ला रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। किसी ने भी पलकें नहीं झपकाई थीं। जिप बंद करते हुए अर्जुन की उंगलियां जरा सा उसकी कमर को छू गई थीं और रामिश के पूरे बदन में सरसराहट दौड़ गई थी। अगले ही पल वो बिना कुछ कहे बाथरूम में गुम हो गया था और जोर से दरवाजा बंद कर गया था। उफ, जालिम इंसान, कितना गुस्से वाला है। मेरी तो पहले ही इससे जान जाती थी, अब तो मैं इसकी बीवी बन गई हूँ। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है इसके। मेरा क्या होगा? हे भगवान, बचा ले मुझे इस जालिम आदमी से। वो गहरा सांस भरकर रह गई थी। फिक्र क्यों करती हो? कौन सा ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? सुमित्रा जी इतनी आसानी से इस रिश्ते को खत्म कर देंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कड़वाहट से सोचते तंजिया मुस्कुराई थी। ड्रायर से अपने बालों को सुखाते वो आसपास से बेखबर हो गई थी। उसके लंबे घने सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा थे और वो अपने बालों से इश्क करती थी और उनकी बहुत देखभाल भी करती थी। वो आसपास से बेखबर अपने बालों को संभाल रही थी कि अर्जुन कब उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला था। वो तो जब अर्जुन ने उसके हाथ से ड्राई लिया तो वो चौंकी थी। सूख गया सब कुछ, अब हटो यहाँ से, वो मुंह बनाकर कहता अपने बाल सुखा रहा था। रामिश के माथे पर बल पड़े थे, लेकिन बिना कुछ कहे वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर पूछने लगा। बाहर, और कहाँ? रोको, एक साथ चलते हैं। वो ड्रायर को तेजी से इधर उधर करता बोला। आप इतना वक्त लगा रहे हैं, देखो तो सही कितना वक्त हो गया है। पता भी है ना अपनी माँ के बारे में, वो कितना गुस्सा करेंगी। फिर भी देर कर दी आपने। मैंने देर करवाई तुम्हें या तुमने, जो बाथरूम में घुसकर वहीं की होकर रह गई थी?
वो उल्टा रामेश पर गुस्सा करता उसे चुप करवा चुका था। चलो अब। वो उसे लिए कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपने चेहरे के हाव भाव ठीक करो। उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरी शक्ल ऐसी ही है। वो गुस्से से तड़क कर बोली थी। अर्जुन ने माथे पर बल डालकर उसे घूरा। रामेश, जितना कहा जाए उतना ही क्या करो। मुझे बेकार में बहस करना पसंद नहीं, और मुझे तो आप सिरे से ही अच्छे नहीं लगते। अचानक ही रामेश के मुंह से ये शब्द निकल गए थे। एक पल के लिए खामोशी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था भगवान ने उसे तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, इसीलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। जबान को कंट्रोल में रखा करो। वो भी हिसाब पूरा करता बाहर निकला तो रामेश उसकी बात पर अपने आंसू रोकते उसके पीछे आई थी। नाश्ते की टेबल पर विनोद जी, सुमित्रा जी के साथ रोशनी भी बैठी थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी, लेकिन उसका यहाँ कितने दिन तक रुकने का इरादा था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियां उतरते वो अपनी सास की नजरों से बचती अर्जुन के पीछे छुपी थी। अर्जुन ने सबको गुड मॉर्निंग कहा तो विनोद जी ने जवाब देते हुए बेटे को गले से लगाया था और रामेश के सर पर हाथ रख दिया। दोनों ने एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठे थे। रामेश की नजरें झुकी हुई थी। रामेश बेटा नाश्ता करो। उसे यूं ही बैठा देखकर विनोद जी ने कहा तो वो घबराकर नाश्ते की प्लेट अपने सामने रखते हुए एक नजर अपनी सास को देखने लगी, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। फिर वो नाश्ते की प्लेट पर झुकते हुए आमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे पीस बनाकर खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे अर्जुन से छुपी न रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है ना, तो आपका होटल जाना जरूरी है क्या? आज ऑफ ले लो। विनोद साहब ने अर्जुन की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा। नहीं पापा, जरूरी है, और ये रिसेप्शन प्री प्लान तो नहीं था, वरना मीटिंग नहीं रखता। वो बिजी अंदाज में कहकर उठा था। रामेश भी उसके पीछे उठी थी। तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन ने उसे टोका। वो आपको तैयारी में मदद। रामेश का सारा कॉन्फिडेंस कहीं दूर जा सोया था। अभी कमरे के अंदर जिस तरह जंगली बिल्ली बनी अर्जुन से लड़ झगड़ रही थी, अब एकदम भीगी बिल्ली बन चुकी थी। और अर्जुन के होठों को हल्की सी मुस्कान ने छुआ था, जिसे वो जल्दी से छुपा गया था। अपने सामने खड़ी ये लड़की और कमरे में कुछ देर पहले वाली लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। मैं छोटा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता पूरा करो। वो उसे धीमे लहजे में डांटता वहां से चला गया। विनोद साहब को भी कॉल आने लगी थी तो वो भी उठकर चले गए। अब टेबल पर सुमित्रा जी, रोशनी और रामेश थे। रामेश डरते डरते वापस बैठी थी और सर झुकाए अपने प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब बस कुछ ही समय के लिए है, इसे पूरी जिंदगी न समझ लेना। सुमित्रा जी ने अपनी जबान के चाबुक चलाए थे। रामेश चुपचाप बैठी रही। बेहतर होगा कि हालात ऐसे पैदा करो कि वो तुम्हें खुद ही छोड़ दे, वरना मैं अपनी पर उतर आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और ना ही खोने के लिए। वो उसे धमकी दे रही थी। रामेश ने भीगी आंखें उठाकर उन्हें देखा। मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे इस कदर नफरत? वो आंसुओं के गोले की वजह से बात पूरी न कर पाई थी। नफरत? नफरत तो बहुत छोटा शब्द है रामेश। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तुम चाहती हो कि पूरी जिंदगी तुम्हें अपने बेटे के साथ देखूं? नेवर। मेरा वार सहने की तुम्हें हिम्मत नहीं, इसीलिए भलाई इसी में है कि मेरे बेटे की जिंदगी से खुद निकल जाओ। वो सपाट अंदाज में बोली थी तो रामेश मुश्किल से खुद पर बर्दाश्त करते उठी और कमरे की तरफ चली गई। उसके चलने की स्पीड ज्यादा थी कि तभी कमरे से निकलते अर्जुन के साथ बुरी तरह टकराई। अर्जुन ने उसे टकराकर पीछे गिरते देखा तो उसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींचकर सीधा अपने सीने से लगाया था। कौन से हवा के घोड़े पर सवार हो वो मैं? रामेश कोई बात नहीं कर पा रही थी। खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो बेहतर है, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। वो होंठ भींचे एक तरफ को हटती अर्जुन को जाने का रास्ता दे गई। उम्मीद करता हूं कोई गड़बड़ नहीं करोगी, सुकून से रहोगी और सबको सुकून से रहने दोगी। वो धीमे लहजे में कहता सीढ़ियां नीचे उतर गया, जबकि वो उसकी पीठ को देखकर रह गई थी। आपकी माँ मुझे सुकून से रहने दे तो रहूंगी ना, वो गुस्से से सोचती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। एक अजीब से दोराहे पर जिंदगी ले आई थी उसे। ना वो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे हट सकती थी। रिसेप्शन की पार्टी अर्जुन ने अपने ही होटल में अरेंज करवाई थी। सारे इंतजाम खुद ही देखे थे। इतने शॉर्ट नोटिस पर वो खुद ही कुछ कर सकता था। स्टेज को ओरिजिनल फ्लावर से सजाया गया था। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान सजाई, जिसे अभी कुछ ही देर में रामेश छीनने वाली थी। वो स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अर्जुन के साथ थी। एक कमसिन अप्सरा लग रही थी, जिसके हुस्न की तारीफ हर कोई कर रहा था, और रोशनी गुस्से के मारे बल खा रही थी।
खूबसूरत तो वो भी थी, लेकिन वो अर्जुन की ही उम्र की थी। लड़कियों की शादी की उम्र के लिए 28-29 साल उम्र कम नहीं होती। हालांकि इस उम्र तक लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन रोशनी सिर्फ अर्जुन की वजह से हर रिश्ते से इनकार कर रही थी और अर्जुन था कि शादी के लिए नहीं मान रहा था। इसलिए सुमित्रा जी ने बस मंगनी पर ही सब्र किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी का सपना सपना ही रह जाएगा और वो रामेश के हिस्से में लिख दिया जाएगा। अब रामेश और अर्जुन को देखकर वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौल रही थी। रामेश तो अर्जुन से 10 साल छोटी थी और कमसिन बीवियां किसे न भाती। रामेश की सारी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, लेकिन वो उनकी बातों का कम ही जवाब दे रही थी। नैना, मुझे रूम में जाना है। अचानक से वो अपनी एक दोस्त के कान में घुसकर बोलती उसे चौंका गई थी, तो वो उसे लिए स्टेज से नीचे उतरी और अंदर कमरे की तरफ बढ़ी। रामेश का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी अभी वो जो कुछ करने का सोच रही थी, उसे सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी। न जाने उसके इस कदम को उठाने के बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन होगा। कहीं उसे जान से ही न मार दे, लेकिन उसे ये सब करना था। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। वो बाथरूम से बाहर निकली, फिर नैना के साथ चलती स्टेज की तरफ जा रही थी कि एक पल को उसने नैना का हाथ छोड़ा। सब तरफ नजर दौड़ाई और अगले ही पल सामने से आते अर्जुन को देखा। अभी जो थोड़ी देर पहले वो बहुत कुछ सोच रखी थी, अर्जुन से क्या क्या बोलना है, सारे शब्द जैसे कहीं खोसे गए थे। सबकी नजरें उन दोनों पर उठी थी। सुमित्रा जी धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन रामेश की खामोशी उन्हें गुस्सा दिला रही थी। मुझे आप सबके सामने अर्जुन से कुछ बात करनी है। उसकी बात पर सबने शौक भरी निगाहों से उन्हें देखा था। जो भी कहना सोच समझ कर कहना। बंद कमरे में की गई गलती की माफी है। सबके सामने की गई बदतमीजी की माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, बल्कि उल्टा सजा मिलेगी। वो उसके करीब होता उसके इरादे शायद भाप चुका था, इसलिए बहुत ही धीरे से सरगोशी के अंदाज में बोला था, जबकि रामेश का रोम रोम सुलग उठा था। मैं आपसे डरती नहीं, समझे आप? उसने गुस्से से घूरकर अर्जुन को देखा था और फिर गहरा सांस लेकर अपने अंदर हिम्मत जमा करते हुए बोली थी, मुझे अर्जुन के साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक। बकवास बंद करो रामेश। वो उसके करीब होता उसकी कलाई सख्ती से थाम गया था। रामेश का खून सिमट कर चेहरे पर आया था। दिल ही दिल में वो अर्जुन से बुरी तरह डरी थी। छोड़े मुझे। वो उसे कलाई से थामे हॉल से बाहर ले जाने लगा। सबने हैरत और बेयकीनी से उन दोनों को देखा था, जो अब हॉल से बाहर निकल चुके थे। अर्जुन उसे होटल के पीछे साड़ ले आया था, जहां इस वक्त अंधेरा था और कोई भी नहीं था। वहां उसका हाथ झटक कर उसने छोड़ा था। वो गोल घूमती उसके सामने आकर खड़ी हुई थी और डर के मारे उसे देखने लगी, जो उसको खतरनाक नजरों से घूर रहा था। क्या बकवास कर रही थी वहां पर, बताओ मुझे। वो बोला नहीं, बल्कि दहाड़ा था। रामेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें खोलो और मेरी बात का जवाब दो। वो उसे कंधों से पकड़कर चिल्लाया। उसके पास अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो सिसकी भरती उसकी काली आंखों में देखने लगी। बोलो, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आज पहली बार वो अर्जुन को इस कदर गुस्से में देख रही थी। मैंने सबके सामने आज आपसे। वो आगे कह नहीं पा रही थी। बोलो ना, रुक क्यों गई? वो दांत चबाते उसे बोलने पर उकसा रहा था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अलग होना है आपसे। आपको मुझे छोड़ना होगा, वरना। रामेश भी अब बिना झिझके अपनी टोन में वापस आई थी। वरना? क्या वरना? वरना मैं सब कुछ चीख चीख कर बताऊंगी कि आप नामर्द हैं। आपका मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं बना। आप मुझे सेटिस्फाई ही नहीं कर सके, इसीलिए मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो बेधड़क बिना रुके बोलती चली गई थी और फिर एकदम रुक गई। अपने अंजाम की भी परवाह नहीं थी। उसे ये तक पता न था कि जिस इंसान के बारे में बात कर रही है वो सामने ही खड़ा है। बिल्कुल खामोशी से वो सख्त निगाहों से घूर रहा था, जबकि अब अपने कहे हुए शब्द याद करके रामेश का पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि वो जानती थी अब अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि वो तो उसे डराने के लिए, उसकी गैरत पर वार करने के लिए ये बात कह रही थी। शायद अर्जुन को कुछ गैरत आ जाए और वो अपनी बदनामी के डर से उसे छोड़ दे, क्योंकि बात झूठी हो सच्ची अगर एक बार मुंह से निकल जाए तो वो आग की तरह फैल जाती है। यही तो सुमित्रा जी चाहती थी। उसकी गंभीर खामोशी पर उसने लरजते हुए अर्जुन की आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो 2 कदम उसके करीब होते सपाट अंदाज में उसे देखने लगा। डील डन। तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये बात कह दो। अर्जुन वादा करता है तुमसे, तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो उसे साफ लफ्जों में कहता उसकी सांसें खींच गया था। चलो। उसकी कलाई खींचता आगे बढ़ा कि एक पल को रुका।
रामिश उसके सीने से आ टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कह सकी तो आज की रात मैं बहुत अच्छे से साबित कर दूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस किस अंदाज से तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। आखिरी चांस दे रहा हूं, जाओ बोलो सबके सामने और हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को मुझसे। वो एक एक शब्द पर जोर देते बोल रहा था। रामिश की आंखें भीगती जा रही थीं। वो उसे सख्ती से कलाई से थामे हॉल की तरफ लाया था, जबकि उसकी टांगों से क्या रामीश सबके सामने उछाल देगी अर्जुन की इज्जत? और अगर नहीं बोल सकी तो क्या होगा? रामीश का अंजाम जानने के लिए देखे हमारी कहानी का अगला भाग थर्सडे रात 8 बजे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले भाग के साथ। थैंक यू।